हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्राइम डायरी रिव्यू। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करते हैं। तो अगर पुलिस चाहे तो अपराधी को पाताल से भी ढूंढ कर निकाल सकती है और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सजनी मर्डर केस। 26 साल की सजनी नाम की एक महिला की हत्या 14 फरवरी 2003 अहमदाबाद में हो जाती है और कथित तौर पर यह हत्या घर में लूटपाट के दौरान की गई थी और पुलिस अभी लूटपाट और हत्याकांड सुलझा ही नहीं पाती कि अगले दिन ही उस महिला का पति भी लापता हो जाता है। अब पुलिस इस केस की और लापता पति को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हैं उस समय नरेंद्र मोदी पर्सनली इस केस में इंटरेस्ट लेते हैं और इस केस की जांच का आदेश देते हैं। फिर पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए 6 साल के अंदर लगभग 1 लाख कॉल डिटेल्स की जांच करती है। हजारों लोग से पूछताछ भी की जाती है और पुलिस की कई टीम सालों तक एक अनजान व्यक्ति की तलाश में लगा दी जाती है। फिर जो 15 साल की मेहनत के बाद खुलासा होता है, उसके बारे में जानकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है। केस में पुलिस का काम इतना लाजवाब था कि अपराधी पुलिस से पूछने पर मजबूर हो गया कि आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि आपने मुझे ढूंढा कैसे। पूरी सच्चाई जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आखिर क्या है सजनी मर्डर केस की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं दोस्तों सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 14 फरवरी 2003 की सुबह अहमदाबाद में रहने वाले ओके कृष्णन नाम के एक व्यक्ति के फ़ोन की घंटी बजती है और फिर ओके कृष्णन फ़ोन उठाते हैं। दूसरी तरफ से उनके दामाद तरुण कुमार जिनाराज की आवाज़ आती है और फिर वह रोते हुए कह रहा था कि घर में बड़ी लूटपाट की वारदात हुई है और लुटेरों ने इस लूटपाट के दौरान उनकी बेटी सजनी की हत्या कर दी है। बेटी की मौत की खबर सुनते ही ओके कृष्णन अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ अपनी पत्नी के साथ भागते हुए अपने बेटी दामाद के घर पर पहुंच जाते हैं। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर का पूरा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा हुआ था और सामने फ्लोर पर उनकी बेटी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसके गले में दुपट्टा बंधा हुआ था और उसके बगल में ही उसका दामाद तरुण रो रहा था। स्थिति को देखते हुए तुरंत सजनी को अस्पताल लोग ले जाते हैं और फिर अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। अब तक इस मामले की जानकारी अहमदाबाद पुलिस को भी हो जाती है और पुलिस वाले भी भागते हुए क्राइम स्क्रीन पर पहुंच जाते हैं। मामले की जांच करते हुए पहली नज़र में ही लूटपाट के दौरान की गई हत्या का मामला लग रहा था। इसके बावजूद भी पुलिस वाले इसकी बारीकी से जांच करते हैं और घटनाक्रमों को समझने के लिए मृत महिला सजनी के पति तरुण से पूछताछ करते हैं। इस पूछताछ के दौरान रोता रहता है तरुण। इस कारण पुलिस ज़्यादा दबाव के साथ पूछताछ नहीं करती और बल्कि डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी जाती है। तरुण जोर जोर से दहाड़े मारकर रो रहा था और मगर क्योंकि क्राइम सीन पर पुलिस के साथ मौजूद खोजी कुत्ता लगातार तरुण पर ही भौंक रहा था। खोजी कुत्ते की इस हरकत से लोगों के जहन में सवाल आने लगता है। खोजी कुत्ते के लगातार तरुण पर भौंक रहे और इस हरकत को देखकर लोगों के जहन में सवाल आने लगता है कि इस लूटपाट और हत्या में कहीं तरुण का ही तो हाथ नहीं है। हालांकि तरुण की स्थिति को देखते हुए लोग इस संभावना को इनकार करते रहे, लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि जब तरुण को अंतिम बार अस्पताल सजनी को देखने के लिए बुलाया जाता है तब वह खोजी कुत्ता उसी पर भौंकना शुरू कर देता है। वहां पर भी वह खोजी कुत्ता उसी के ऊपर भौंकते रहता है। यहाँ भी कुत्ते की हरकत को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और मामले की जांच बढ़ती रहती है। पत्नी की मृत्यु की वजह से तरुण की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, इसलिए पुलिस तरुण से ज़्यादा पूछताछ नहीं करती है। उसे भी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। मगर ये क्या, घटना के अगले दिन ही तरुण वहां से गायब हो जाता है। यानी कि 15 फरवरी 2003 को अचानक से तरुण लापता हो जाता है। पुलिस हर संभव तरीके से पता लगाने की कोशिश करती है मगर तरुण का कोई भी पता नहीं चलता।
अब लोगों को खोजी कुत्ता के भौंकने का मतलब समझ आता है। लोग समझ जाते हैं सजनी की हत्या में जरूर तरुण का ही कोई हाथ है। अब पुलिस की कई टीमें तरुण को खोजने में लगा दी जाती हैं, मगर तरुण का कोई भी अता पता नहीं चलता। इसके बाद सजनी के माता पिता अपने दामाद तरुण पर ही अपनी बेटी के सजनी के हत्या का मामला दर्ज करवा देते हैं और मामला दर्ज होने के बाद भी पुलिस तरुण को खोजने में नाकाम ही रहती है। 2004 में सजनी के ससुराल के तरफ से लोगों का लाई डिटेक्ट टेस्ट भी किया जाता है, पर पुलिस को कोई भी कामयाबी नहीं मिलती। सजनी की हत्या 2003 में हुई थी और अब साल आ चुका था 2006, जब अब तक पुलिस वाले सजनी के कातिल को ढूंढने में नाकाम ही रहते हैं। तो अब सजनी के पिता अब इंसाफ मांगने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं। पहले कई कोशिशों में नरेंद्र मोदी से मिलने में वह नाकाम रहते हैं, मगर किस्मत से उन्हें नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिल जाता है और पूरी कहानी सुनाने के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात के आला पुलिस अधिकारियों को बुलाते हैं और सजनी मर्डर केस की फाइल को फिर से खोलने का ऑर्डर देते हैं। एक बार फिर से इस केस की फाइल दोबारा खोली जाती है और फिर से जांच शुरू होती है। जांच की जिम्मेदारी तत्कालीन जॉइंट कमिश्नर A.K. शर्मा को दी, लेकिन शुरुआती कुछ ही सालों में पुलिस को कोई भी कामयाबी हाथ नहीं लगती और यहाँ पर साल बदलते रहे, यहाँ तक कि जांच अधिकारी भी बदल जाते हैं, मगर ना तो कोई सजनी के कातिल को ढूंढ पाता है और ना ही सजनी के पति तरुण का कोई भी अता पता चलता है। 6 साल और बीत गए। अब साल आ चुका था 2012। अब इस मामले की जांच डीसीपी दीपन भद्रान के अंतर्गत शुरू होती है और डीसीपी दीपन नए तरीके से इस जांच को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस केस में शामिल एक सदस्य के इतिहास को खंगाला जाता है और ये टीम अपना पहला टारगेट सजनी के पति को ढूंढने का बनाती है। इसके पीछे की सोच ये थी कि अगर तरुण मिल जाता है तो बहुत सारे सवाल के जवाब यूं ही मिल जाएंगे। इसलिए अगले कुछ महीने में पुलिस द्वारा हजारों लोगों के प्रोफाइल की जांच की जाती है और इन लोगों से जुड़े एक मोबाइल नंबर और उन मोबाइल नंबर में आने जाने और सभी नंबर के कॉल डिटेल्स भी निकलवाए जाते हैं। ऐसे अगले कई महीने तक चलता ही रहता है और इसी दौरान पुलिस की कई टीमें 1 लाख से ज़्यादा मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाती है, मगर किसी भी नंबर का कनेक्शन तरुण नाम के व्यक्ति से नहीं निकलता। शुरुआती नाकामी के बावजूद भी पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते और वो तरुण से जुड़े करीबी लोगों पर उनकी नज़र बनाए रखते हैं। खास तौर से तरुण की मां अनम्मा और तरुण के भाई के नंबर पर विशेष निगरानी की जाती है और फिर इसमें भी कई महीने बीत जाते हैं, मगर अनम्मा के मोबाइल के नंबर पर कोई भी ऐसा कॉल नहीं आता जो कि पुलिस वालों तक तरुण को पहुंचा सके। अब पुलिस वाले दूसरा तरीका अपनाने का सोचते हैं और अपना भेष बदलकर सामान्य व्यक्ति की तरह मंदसौर में रहने लगते हैं और तरुण की मां अनम्मा तक जाते हैं। फिर यहाँ से नाटक करके यहीं पे गेस्ट के तौर पर रहने लग जाते हैं। यहाँ पुलिस का टारगेट था कि शायद अनम्मा के साथ पेन गेस्ट के तौर पर रहते हुए उन्हें तरुण का कुछ अता पता मिल सकता है। पुलिस को यहाँ तो बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलती, मगर अनम्मा के कुछ पड़ोसी ज़रूर पुलिस को कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। दरअसल यहाँ गेस्ट के तौर पर रहते हुए जब पुलिस वाले पड़ोसियों के साथ भी अपना व्यवहार बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो कुछ पड़ोसी पूछे जाने पर बताते हैं कि इस बूढ़ी अम्मा के 2 बेटे हैं और जिसमें से एक तो अहमदाबाद में रहता है और जबकि दूसरा बेटा साउथ इंडिया में कहीं रहता है। पुलिस के लिए यह छोटी ही सही पर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके बाद अब पुलिस वाले पूरी अपनी निगरानी अनम्मा पर ही बनाए रखते हैं और जांच में सामने आता है कि अनम्मा बीच बीच में केरला भी जाती थी और अनम्मा पर बनाए रखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि केरल जाने के बाद तरुण की मां बेंगलोर भी आई हैं और अब पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढने में लग जाते हैं कि आखिर अनम्मा के बेंगलोर जाने के पीछे की वजह क्या है। इस बात का जवाब तलाशने के लिए पुलिस वाले अब अनम्मा के मोबाइल नंबर को सर्विलेंस पर डाल देते हैं और इस पर आने जाने वाले हर एक नंबर की डिटेल खंगालना शुरू कर देते हैं।
कई महीनों तक नज़र बनाए रखने के बावजूद पुलिस को अनम्मा के मोबाइल पर एक भी सस्पिशियस नंबर नहीं मिलता। इसके बावजूद पुलिस वाले तरुण के मां की मोबाइल पर नज़र बनाए ही रखते हैं। पुलिस वालों की यह मेहनत फाइनली एक दिन कामयाब हो जाती है और दरअसल एक दिन अनम्मा के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है। जब इस नंबर की डिटेल पुलिस द्वारा निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि यह नंबर किसी निशा परवीन नाम की महिला के नाम पर दर्ज है और जो कि बेंगलोर में ही रह रही होती है। अभी पुलिस इस निशा परवीन के डिटेल निकाल पाती कि कुछ ही महीनों बाद एक लैंडलाइन नंबर से अनम्मा के मोबाइल पर फ़ोन आता है। ये भी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सबूत था। अब इस लैंडलाइन नंबर की डिटेल्स भी निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि ये लैंडलाइन नंबर तो बेंगलोर में ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की मल्टीनेशनल कंपनी के नाम पर दर्ज है। अब पुलिस की एक टीम ओरेकल इंडिया कंपनी में ऑफिस में पहुंचती है और इस कंपनी में लगभग 35,000 कर्मचारियों का डाटा था। पुलिस एक एक करके सभी कर्मचारियों का डेटा चेक करती है मगर एक भी कर्मचारी का नाम तरुण नहीं था। अब पुलिस वाले दूसरा तरीका अपनाते हैं और तरुण की वर्षों पुरानी फ़ोटो लेकर कई लोगों को चुपके से इसी ओरेकल इंडिया के ऑफिस में इसी इर्द गिर्द खड़े होकर दिखाया जाता है। तो ऑफिस में आने जाने वाले हर एक व्यक्ति पर भी नज़र रखने को कहा जाता है। कई दिनों तक की मेहनत के बाद एक व्यक्ति दावा करता है कि इस फोटो में दिख रहा शख्स की तरह ही एक व्यक्ति नजर आता है। इसी तरह ही दिखने वाले एक शख्स को इसी बिल्डिंग में देखा है। अब पुलिस वाले जब उस तरुण जैसे दिखने वाले उस व्यक्ति की डिटेल्स कंपनी से पता करती है तो कंपनी की ओर से कहा जाता है कि पुलिस जिसे तरुण बता रही है असल में वह ओरेकल इंडिया के एग्जीक्यूटिव परवीन पटेल हैं। पुलिस को समझ आ जाता है कि यहाँ तरुण अपनी पहचान बदल कर रह रहा है और पुलिस के लिए यह जानकारी बहुत ही बड़ी थी। अब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम जल्द से जल्द यहाँ छापा मारकर तरुण को पकड़ना चाहती थी मगर पुलिस वाले अपना ये प्लान बदल देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है तरुण को इस बात की भनक लग गई तो वो यहाँ से भी लापता हो सकता है। इसलिए अब तरुण को पकड़ने के लिए सिर्फ क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी इंस्पेक्टर अनिल चौधरी को सिविल ड्रेस में ऑफिस के अंदर भेजा जाता है और इस दिन तरुण नाइट ड्यूटी कर रहा था और इंस्पेक्टर अनिल चौधरी सिविल ड्रेस में सीधा तरुण के कैबिन में जाते हैं और बिना कुछ कहे हेलो मिस्टर तरुण कहकर उनकी तरफ हाथ आगे बढ़ाते हैं और 15 सालों में पहली बार किसी ने उस शख्स को तरुण कहकर पुकारा था। तरुण नाम सुनते ही तरुण के होश उड़ जाते हैं और वो पसीना पसीना हो जाता है। हेलो मिस्टर तरुण सुनते ही तरुण ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इंस्पेक्टर की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बढ़ा दिया तो यह कंफर्म हो गया कि सामने बैठा व्यक्ति असल में तरुण ही है जो कि परवीन पटेल के तौर पर कंपनी से जुड़ा हुआ है। तरुण की पहचान होते ही इंस्पेक्टर अनिल तुरंत नीचे मौजूद अपनी टीम को खबर करते हैं और वो तुरंत तरुण से कहते हैं कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। तरुण समझ चुका था कि 15 साल तक जिस पहचान को उसने छुपाए रखा पुलिस ने उसका पता कर ही लिया, इसलिए वह बिना किसी का विरोध करके पुलिस के साथ चलने लगता है और चलते हुए तरुण पुलिस से बस एक सवाल का जवाब पूछता है कि आपने मुझे ढूंढा कैसे। 25 अक्टूबर 2018 को तरुण को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाता है जहां आगे की पूछताछ के लिए उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अब पुलिस पूछताछ में कई चौंका देने वाले खुलासे होते हैं। पुलिस सबसे पहले 15 साल पहले मरने वाली सजनी के बारे में तरुण से पूछती है। इस बारे में खुलासा करते हुए तरुण बताता है कि दरअसल घर में कोई चोरी नहीं हुई थी बल्कि सजनी के साथ शादी करके वह खुश नहीं था। वास्तव में तरुण का लव अफेयर किसी और के साथ चल रहा था मगर वह परिवार वालों की बातों में आकर वो बैंक में काम करने वाली सजनी नाम की एक लड़की से मिलता है और फिर 2002 में सजनी के साथ ही वह शादी कर लेता है। बहुत जल्द वो शादी से उग जाता है
और फिर वैलेंटाइन डे के मौके पर अपनी गर्लफ्रेंड से वादा करता है कि वो उसे एक बहुत बड़ा गिफ्ट। इसी के बाद वो भोपाल में स्थित अपने हीरा पन्ना अपार्टमेंट में आता है और अपनी पत्नी के दुपट्टे से उसका गला दबाकर हत्या कर देता है। इसके बाद वो घर का सारा सामान इधर उधर बिखेर देता है और फिर घर में लूटपाट का नाटक करने लगता है। पहले तो पुलिस का फौजी कुत्ता तरुण पर ही शक जताता है। उसके बाद पूछताछ और भी शुरुआती जांच में शक की सुई तरुण पर ही घूमकर आने लगती है। इस कारण मौके का फायदा उठाकर अगले दिन ही वह वहां से भाग जाता है और यहाँ से भागने के बाद वो अपने गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और मैं अब तुमसे शादी करूंगा। इतना सुनते ही गर्लफ्रेंड धक्का देकर तरुण को ये कहते हुए निकाल देती है कि मैं किसी हत्यारे से शादी नहीं कर सकती। तरुण के खुलासे के मुताबिक इसके बाद वो भोपाल में रह रहे एक दोस्त परवीन पटेल के पास जाता है। परवीन पटेल कॉलेज के समय में तरुण का जूनियर हुआ करता था। यहाँ आकर तरुण परवीन को बताता है कि उसे बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है और अब उसके पास ना तो घर है और ना ही पैसा और ना ही कोई जॉब है, इसलिए वह उसे कोई काम दिलाए। तरुण की हालत देखते हुए परवीन उसे अपने ही कोचिंग में इंग्लिश टीचर रख लेता है और यही काम करते हुए तरुण के दिमाग में आइडिया आता है। वो धीरे धीरे परवीन से काफ़ी नज़दीकी बनाता है और फिर उसका पर्सनल कंप्यूटर भी यूज़ करता है। इसी दौरान वो चुपके से परवीन के सभी डॉक्यूमेंट्स और कॉलेज का सर्टिफिकेट स्कैन कर लेता है और तरुण उन डॉक्यूमेंट में प्रवीण की जगह अपनी फ़ोटो लगाकर खुद ही प्रवीण पटेल के तौर पर जीने लगता है। उन्हीं फर्जी कागज़ों का इस्तेमाल करते हुए तरुण प्रवीण पटेल के नाम पर वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो में दूसरे सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेता है और कुछ ही समय तक वो इधर उधर समय बिताता है और फिर 2012 में बेंगलोर चला जाता है, जहां पर वो प्रवीण के डॉक्यूमेंट के दम पर ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एक अच्छी नौकरी हासिल कर लेता है। इसी नौकरी के बदले कंपनी उसे 22 लाख रुपए सालाना का पैकेज भी उसे कंपनी से मिलता है और वो कंपनी की ओर से 3 बार अमेरिका के दौरे पर भी जाता है। कमाल की बात तो ये थी कि वो ये दौरा और जॉब सब कुछ फर्जी दस्तावेज के दम पर ही कर रहा था, मगर कभी भी पकड़ा नहीं गया। साल 2012 में ही परवीन की मुलाकात निशा नाम की एक लड़की से होती है। कुछ ही दिनों की मुलाकात के बाद कि एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। तरुण की बनी बनाई कहानी सुनकर निशा तरुण के प्यार में पड़ जाती है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं और बेंगलोर में ही एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहने लग जाते हैं। शादी के बाद जब कभी तरुण के माता पिता बेंगलोर आते थे तो तरुण उनसे कहता था कि ये उनके चाचा चाची हैं। समय के साथ तरुण और निशा के 2 बच्चे भी हो जाते हैं और 2 बच्चों के माता पिता वह बन जाते हैं। इन सभी खुलासे के बाद तरुण को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल अभी वह जेल के सलाखों के पीछे है। इस मामले में तरुण की पत्नी निशा से भी पूछताछ की जाती है तो निशा बताती है कि वो तो तरुण को सिर्फ प्रवीण पटेल के तौर पर ही जानती है। फिलहाल केस की बात करें तो कभी लाखों की नौकरी करने वाला तरुण जेल की हवा अभी खा रहा है और गिरफ्तारी के बाद से ही वो तरुण अलग अलग ग्राउंड पर बेल की अपील करता है, मगर उसे किसी भी अदालत द्वारा बेल नहीं दी जाती और वो अभी भी जेल में ही है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ही प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित कहानियाँ आपको पता चलती रहे।